नमस्कार। आज हम एक बार फिर मौजूद हैं आपके सामने हमारा नया कार्यक्रम लेकर, नया पॉडकास्ट जानते हैं कि टुडे एमपी एक्सप्रेस का एक खास कार्यक्रम आरजेस रियल टॉक, जिसमें हम आपको मिलाते हैं बीना की ऐसी हस्तियों से जिन्होंने बीना के लिए, बीना क्षेत्र के लिए, बीना के विकास के लिए एक अलग सोच रखी है। आज हमारा यह कार्यक्रम खास तौर पर प्रस्तुत है बीना की राजेश की राजनीति में बीना की गलियों से लेकर सत्ता के गलियारों तक की बात आज हम करेंगे। और आज हमारे साथ आए हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता और इसके साथ ही पार्षद रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, विभिन्न पदों पर आसीन और जिनका पूरा का पूरा परिवार कांग्रेस के लिए समर्पित माना जाता है। किसी ना किसी पद पर इनके परिवार ने बीना क्षेत्र की सेवा की है। ऐसे अभिषेक बिलगैया जी। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हम अभिषेक के बारे में कोई बात करें इसके पहले हम इनके लिए दो लाइनें जरूर कहना चाहेंगे, जो हम अपने सभी मेहमानों के लिए कहते हैं कि रेशम तुमको मिली मगर परवाह नहीं की, रेशम तुमको मिली मगर परवाह नहीं की, क्योंकि तुम्हारे पांव धूप के आदि ठहरे, मोड़ अनेकों आए लेकिन सत्य ना छोड़ा, छोड़ किनारे डूबे हरदम गहरे गहरे। हमेशा अपनी गहराई को अपने आप में ही संजोकर रखने वाले अभिषेक बिलगैया किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी दे देते हैं कि ये प्रदेश कांग्रेस की, आपको लगता होगा इनकी उम्र देख के, इनको देख के कि ये प्रदेश के प्रवक्ता, इतनी कम उम्र में इन्हें प्रदेश का प्रवक्ता बनाया गया और इन्होंने बड़ी धूमधाम के साथ प्रदेश में कांग्रेस को, कांग्रेस की नीतियों को प्रचारित किया। पार्षद भी रहे हैं ये सबसे कम उम्र में। उस समय इनकी उम्र लगभग 20-22 साल रही होगी जब ये कांग्रेस के पार्षद बने। कांग्रेस के पार्षद बनने के साथ साथ कांग्रेस पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष भी इन्होंने उसकी जिम्मेदारी संभाली और उस समय जो सत्ता है वह भाजपा के हाथ में रहती थी। उस समय इन्होंने बड़ा ही संघर्ष किया। अभिषेक भाई के हम पारिवारिक नेपथ्य के बारे में बता देते हैं कि स्वर्गीय श्री भागीरथ प्रसाद जी बिलगैया 2 बार विधायक रहे, जो इनके परदादा हैं। उसके बाद इनके दादाजी स्वर्गीय श्री बद्री प्रसाद जी बिलगैया कांग्रेस 20 सूत्रीय कमेटी, उस समय एक बहुत बड़ी ये पद माना जाता था, उसके अध्यक्ष रहे। इसके अलावा वे जिला कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष रहे और कई विभिन्न पदों पर वे रहे। तो ऐसा इनका पूरा परिवार है जो कि राजनीति के लिए और जन सेवा के लिए समर्पित रहा है। और भी आगे जानकारियां हम अभिषेक भाई से लेते रहेंगे। जनपद अध्यक्ष भी इनके परिवार में रहे, चाची नगर पालिका की उपाध्यक्ष रही, लगातार कोई ना कोई पद पर इन्होंने काम किया है, जनता की सेवा की है। तो अभिषेक भाई, हम आपसे बात शुरू करते हैं बिना किसी लाग लपेट के। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ और छात्र राजनीति से लेकर प्रदेश प्रवक्ता बनने तक की यात्रा कैसी रही। सबसे पहले तो आप के दर्शकों को, आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत नमस्कार, साधुवाद कि आपने मुझे यहाँ पॉडकास्ट के लिए बुलाया और मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप में काबिलियत है इसलिए आप आए हैं, तो आपके इस आभार प्रदर्शन को हम स्वीकार करते हैं बड़े ही सहृदयता के साथ और शुरू करते हैं अपने दर्शकों से आपके साथ जानकारियां साझा करने का यह सिलसिला कि राजनीतिक सफर आपका कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। देखिए, मैं जब होश संभाला मैंने तो शुरू से ही पारिवारिक बैकग्राउंड कांग्रेस का था। मैं बचपन से ही देखता आ रहा था कि लोग किसी न किसी समस्या को लेके घर पे आते थे और उनकी समस्या को कहीं ना कहीं परिवार के जन दूर किया करते थे। क्योंकि कांग्रेस में मेरा परिवार लगभग 4 पीढ़ियों से है, 4 पीढ़ी पुराना परिवार है, तो कांग्रेस की मानसिकता की कोई बात ही नहीं, वो तो मेरे रोम रोम में है, खून में कांग्रेसी। तो राजनीति की जो शुरुआत हुई है वो 2000, मैं समझता हूँ कि लगभग 2013 में हमारे चाचा थे रमाकांत बिलगैया जी, उनका देहावसान होने के बाद
जो एक परिवार में शून्यता आई है कांग्रेस के, वो कद्दावर नेता थे, कांग्रेस को लेके वो बहुत लड़ाई लड़ी उन्होंने रामू भैया। जी। और चाची उपाध्यक्ष पद पे रही थी वो, जब उनका देहावसान हुआ तो उनके जब जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अब परिवार में कांग्रेस की लड़ाई लड़ने वाला, कांग्रेस को लेके चलने वाले लोगों की मानसिकता कम हुई है। यह मुझे लगता है कि ऐसी लड़ाई लड़ने वाला अब कोई नहीं रहा। तो फिर मैंने जो सागर से ग्रेजुएशन की थी, उसके बाद फिर मैंने जो मुझे दिशा आप कहेंगे कि बदल दी, मुझे कहीं नौकरी में जाना था, लेकिन अब उस परिस्थिति के कारण मेरी दिशा राजनीति की तरफ आई। तो राजनीति फिर वहीं से शुरू हुई। और बचपन में भी मुझे याद है कि जब पार्षद के चुनाव हुआ करते थे या विधानसभा के पहले भी चुनाव हुआ करते थे, तो बचपन में प्रत्याशियों के साथ या जो कार्यकर्ता होते तो उनके साथ मोहल्ले में जाया भी करता था। हाँ, आपने बताया था जब हमारी आपसे भी थोड़ी देर पहले अनौपचारिक चर्चा हो रही थी कि भारत भूषण सोनी जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे शास्त्री वार्ड से, तब आप उस समय काफी छोटे रहे होंगे। वो 2004 की बात है कि वो पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे वार्ड से, तो वो घर आते थे तो हम उनके साथ पूरे। अच्छा अभिषेक भाई, ये बताइए, आपने बहुत छोटे स्तर से, बहुत छोटी उम्र से राजनीति शुरू की, लेकिन आप प्रदेश प्रवक्ता, मैं ये समझता हूं व्यक्तिगत रूप से प्रदेश प्रवक्ता बनना कोई आसान काम नहीं होता। प्रदेश प्रवक्ता के लिए जो चयन होता है पूरी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी स्तर पर होता है कि ये व्यक्ति बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा, बड़े बड़े पत्रकारों के बीच जाना है, चैनलों पे जाना है, अपनी बात रखना है, तो इसका चयन आपका कैसे हो गया? देखिए, मैं इसके लिए पार्टी को, पार्टी के नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। सबसे पहले तो ये पार्टी की सोच है, जिस संस्था में आप हैं उसके प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। और लगभग मैं बता चुका हूं आपको कि 4 पीढ़ियों से मैं कांग्रेस में हूं, तो कांग्रेस ने ये देखा है कि इनके परिवार का, इनका समर्पण कांग्रेस के लिए रहा है। हमारे परिवार में जो परदादा जी थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने कोई भी अनौपचारिक रूप से मुझे अचानक कुछ ऐसा पद दिया है। ईमानदारी से अगर आप किसी संस्था में काम करते हैं, संस्था आपकी माँ होती है, अगर आप ईमानदारी से संस्था के लिए समर्पित हैं, कार्य करेंगे तो आपको जरूर। अच्छा, प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी जब आपको मिली, इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या रही? उस समय लगभग 2022 में मैं प्रदेश प्रवक्ता बना था, तो 23 में विधानसभा चुनाव थे। सबसे महत्वपूर्ण यही था कि जो भाजपा की नीतियां हैं उनको विफल करके या उनके झूठ को उजागर करके कांग्रेस को सत्ता में वापस लाना था। उसके कुछ ही समय पहले ही कांग्रेस के कुछ जो गद्दार नेता थे उनने पार्टी बदल के कांग्रेस की सरकार गिराई थी, जनमत का अपमान किया था, मध्य प्रदेश की जनता का अपमान किया था। जब आप किसी डिबेट में जाते थे तो चूंकि भाजपा हमेशा सरकार में रही है, सरकार में आज भी है, तो उस समय आपको स्थिति आप कैसे संभालते थे? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सत्ता पक्ष में रहता है वो ज्यादा जोर से चिल्लाता है। मैं आपको एक ईमानदारी की बात बताऊं, बहुत अच्छी बात बताता हूं कि डिबेट में जब भी मैं जाता था तो वहां मोस्टली कांग्रेस से ही जो भाजपा में गए वही प्रवक्ता होते थे। कांग्रेस ही नेता बनाती है। आपको कहने को मिल जाता होगा कि आप बहुत से ऐसे मुझे लगभग 5 नाम अभी याद है कि जो प्रवक्ता हमारे सामने डिबेट में बैठते थे तो वो खुद कांग्रेस से गए होते थे। मतलब सीधी बात है, मोदी जी कहते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, हमें लगता है उनकी भाजपा ही पूरी कांग्रेस युक्त हो, कांग्रेस युक्त भाजपा हो चुकी है। आप बीना का इतिहास उठाइए, लगभग आज से 1980-90 में आप देखेंगे तो मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन प्रत्येक भाजपा का वरिष्ठ नेता एक समय कांग्रेस का नेता था। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और ऐसा कोई भी नेता नहीं हो जो हमारे परिवार के लिए समर्पित ना हो कांग्रेस का, और जो भाजपा में जाके भले ही वरिष्ठ नेता बन गया हो, जो हमसे जुड़ा ना हो, ऐसा कोई नेता है ही नहीं है। अच्छा, मध्य प्रदेश में आप प्रदेश नेता होने के नाते
आज वर्तमान में क्या स्थिति में आप कांग्रेस को देखते हो? कांग्रेस में जो राहुल गांधी जी का जो संगठन सृजन अभियान है, जो संगठन सृजन का कार्यक्रम जो उन्होंने पूरे देश में चलाया है, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इससे क्या हुआ है कि जनता और कांग्रेस के बीच में जो गैप आ गया था, तो ये गैप भरने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। और पंचायत कमेटी अभी तक शायद मेरे हिसाब से कभी बनी नहीं होगी कांग्रेस में, तो ये पंचायत कमेटी जो बनेगी, वार्ड कमेटी जो बनेगी, इससे हम कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की मानसिकता लोगों के सामने प्रदर्शित करेंगे और उन्हें अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस को जोड़ेंगे। अभिषेक भाई, आपने बोला कांग्रेस कमेटियां बन रही हैं, तमाम प्रकार के मंडलम वगैरह भी गठित हो रहे हैं पंचायत स्तर पे। अभी एक दो दिन पहले एक बैठक हुई बीना में, हम आपको बताना चाहेंगे। उसमें कांग्रेस की जिलाध्यक्ष महोदय आए, आपके बीना के ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। वहां पर एक बात जरूर उठी जो पूरी मीडिया में अभी इस दिनों वायरल हो रही है, कि इनका ये कहना था कि ऐसे असली कांग्रेसियों को हमें ढूंढना है जो भाजपा से मिले हुए ना हो, क्योंकि अभी इस समय दिख रहा है कि ज्यादातर कांग्रेसी भाजपा से मिली भगत करके, तो ऐसे लोगों को छांटने की बात हो रही है। तो ऐसे लोगों को कैसे छांटा जाएगा? कैसे आप मानोगे कि ये व्यक्ति भाजपा से मिला हुआ नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। और ये बीना कोई बड़ी जगह नहीं है, बहुत छोटी जगह है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कौन भाजपा से मिला हुआ है और कौन भाजपा नेताओं हम के नहीं जानते, आप बताओ। कौन भाजपा नेताओं के भाजपा नेताओं के घर पे जाता है। हमें हमें अभिषेक भाई रोकना चाहेंगे। हाँ, आपने कहा कि आपको सब पता है, आप जानते हो, हम ये मान के चल रहे हैं, हमारे दर्शकों को हम नहीं बता सकते, लेकिन आप बताइए ऐसे कौन से वो चेहरे हैं जो लगातार कांग्रेस को घातक सिद्ध हो रहे हैं? वही लोग कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं जो कांग्रेस के ठेकेदार बने हुए हैं और अपने आकाओं के यहाँ, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जो जिले में है, उनके यहाँ कांग्रेस को उन्होंने गिरवी रख दिया है। मैं उन्हीं को जिम्मेदार मानता हूँ और मैं जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ, उनको बीना की जनता जानती है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए, आप इशारों में बात कर रहे हो, तो उन्हीं इशारों को समझते हुए हम ये मान के चल रहे हैं कि विपक्ष में कांग्रेस की भूमिका कैसी चल रही है इस समय, कैसी होना चाहिए थी, कैसी चल रही है, जो आप सोच रहे हो वैसी ही चल रही है बीना में या नहीं टोटल मध्य प्रदेश में? हमारे जीतू पटवारी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, बड़े अध्यक्ष हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं। अभी कल ही वो इंदौर के जो कार्यक्रम हुआ उसमें शामिल थे और मुझे नहीं लगता कि ऐसा युवा और लड़ाकू अध्यक्ष में कोई दूसरा मिलेगा। चलिए, प्रदेश की बात होगी। बीना में आपको क्या लगता है कांग्रेस की स्थिति को देख के? बीना में आप देखिए कि जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो हम जीते थे, तो अगर कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करेगा तो यही रिजल्ट रहेगा हर बार। लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि वो चुनाव कांग्रेस नहीं जीती थी? लोग कहते हैं वो चुनाव महेश राय जी हारे थे, उनका इतना विरोध हो गया था पार्टी के अंदर पार्टी के बाहर कि उन्हें हराने के लिए लोग एकजुट हो गए थे, उसमें कांग्रेस नहीं जीती थी। आप लोग कहते हो कांग्रेस जीती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रत्याशी जो थी वही जीती थी, तो कांग्रेस ही जीती मानी जाएगी? हाँ, ये बात और है, कांग्रेस जीती मानी आप लोगों ने बहुत, लेकिन कार्यकर्ता ने एक कार्यकर्ता में मैं ये चुनाव में कहना चाहता हूँ और उन सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत मेहनत के साथ उनने कांग्रेस का काम किया और अपने प्रत्याशी को जिताया था। अब वर्तमान में जस्ट उलट स्थिति हो गई, आपकी प्रत्याशी भाजपा में चली गई, भाजपा के नेताओं, कुछ कांग्रेस के नेताओं को भी अपने साथ ले गई, तो इस कंडीशन में अब कांग्रेस बीना में कैसे उभरेगी आगे आने वाले हालात? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई कांग्रेस का नेता उस समय उनके साथ गया था, फिर शायद उनके कोई साथ वाले एक दो लोग गए हों तो गए हों, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं कि कोई वरिष्ठ नेता उनके साथ गया होगा। अभिषेक भाई, एक जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, आप प्रदेश की राजनीति पर नजर रखते हैं, बीना तो खैर आपका है। एक तरफ भाजपा लगातार युवा होती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी युवा होती जा रही है, सारे पदाधिकारी युवा होते जा रहे हैं। कांग्रेस में 90 साल के 80 साल के जो बुजुर्गवार कांग्रेसी हैं वो आज भी पदों के लिए लड़ते हैं, पदों पे जाना चाहते हैं, पदों पे रहना चाहते हैं। तो इस परिस्थिति में कैसे कांग्रेस कैसे मतलब आगे बढ़ पाएगी या कैसे प्रदेश में सत्ता हासिल कर पाएगी? ये जो संगठन सृजन का प्रोग्राम है, ये इसी के लिए प्रोग्राम बनाया गया है। इसमें आयु का जो निर्धारण है वो भी केवल युवाओं के लिए है। जिला अध्यक्ष हमारे युवा बन रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष युवा बन रहे हैं और लगभग कांग्रेस के सभी पदों पे युवा निकल के आगे आ रहे हैं। लेकिन इस बात का प्रचार क्यों नहीं करती कांग्रेस?
अब प्रचार तो भाजपा करती है। आपके एक वरिष्ठ नेता थे बीना के, थे क्या हैं, वो अभी भी बोलते हैं या बोलते थे कि कांग्रेस भाजपा के लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, बहुत जोर से बार चिल्ला बार के बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, तो वो झूठ भी सच लगने लगता है। लेकिन आप लोग झूठ भी नहीं बोल पाते हो, देखिए कांग्रेस सच भी नहीं बोल पाते हो आप लोग। कांग्रेस की जो स्थिति है, या आप कहें कि कांग्रेस की जो कांग्रेस का जो संविधान है, वो हम लोगों को झूठ बोलना सिखाया नहीं गया है। गांधी जी की पार्टी है, सरदार पटेल की पार्टी है, मौलाना आजाद की पार्टी है। एक ना एक दिन सच्चाई सामने आती है। भगवान और ईश्वर पे हम लोग अटूट विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं और संविधान में पूरी आस्था रखते हैं कि जो झूठ होता है वो एक ना एक दिन सामने आता है। मोदी जी 2014 में सत्ता में आए थे, आप याद करिए किन वादों को लेके आए थे, कहाँ गए वो वादे, मेक इन इंडिया। और अभी आप देखिए वो एआई वाला जो दिल्ली में समिट हुआ है, उसमें वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का आप उनने चाइना से प्रोडक्ट लेके अपना बता दिया। तो ये झूठ झूठ की उम्र कम होती है, वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। बिल्कुल, झूठ की उम्र काफी कम होती है। आपसे आगे हम चलते हैं। अब हम आपको, जब आप पार्षद थे उस समय की हम बात करें कि पार्षद जब आप रहे बीना के, जी तो जी। आपने ऐसे कौन कौन से काम बीना क्षेत्र के लिए या अपने वार्ड के लिए कराए जो आज आप उनका उल्लेख कर सकते हो इतने सालों के बाद? ये देखिए पार्षद का जो मेरा कार्यकाल रहा है, वो आप अगर याद करें तो आपको भी याद होगा कि बड़ा संघर्षमय रहा है। बहुत लड़ाई लड़ी है नगर पालिका में बीना की जनता को लेके। मेरे पास तो लगभग मेरे के आसपास के वार्डों की भी जनता आती थी काम कराने के लिए, और मैं भरपूर उनकी लड़ाई लड़ता था, काम करता था। और आपको याद होगा शायद एक जो मुझ पे एफआईआर हुई है एक दो, वो शायद आपकी मतलब याद भी होगा आपको कि एक हरिजन बस्ती में सार्वजनिक जो नल होता है उसको लेके हम सीएमओ के पास मांग करने गए थे, और सीएमओ ने उन महिलाओं के साथ अभद्रता कर दी थी। और अभद्रता करने के बाद सीएमओ पूरी नगर पालिका के कर्मचारियों को लेके हमारी एफआईआर करने गए थे। बिल्कुल। बहुत बड़ा मुद्दा बना था, पूरी भाजपा उसमें एक हो गई थी। लेकिन हमारी कांग्रेस ने हमारा साथ दिया, सभी कांग्रेस के नेता गए, पूरी महिलाएं गई, और हमने बहुत जम के लड़ाई लड़ी है। जनता ने देखा है, और हमने उन्हें वो जो लगभग 15 या 16 सार्वजनिक नल थे वो हमने लगा के उन्हें दिए उस हाँ, विवाद के बाद। वो एक विवाद था। हाँ आप सार्वजनिक नलों के लिए लड़ाई लड़ रहे जी थे जी। कि गरीब जनता पैसे नहीं भर सकती है। 16 हमने सार्वजनिक नल लगवाए थे उसमें। बहुत बढ़िया। आज भी लगे हैं कि कुछ कम हो गए? हाँ, नहीं, लगे। सब चालू है आज। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि वो नल लगे रहें। अच्छा, इसके अलावा एक बात और आती है कि जब आप प्रदेश के नेता रहे, बीना में रिफाइनरी भी बन चुकी थी, अभी भी लगातार काम जारी है। बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए क्या आपने, आपकी कांग्रेस ने कोई मुद्दे उठाए, ऊपर तक पहुंचाए कि युवाओं के लिए भी अभी भी वो समस्या लगातार जस की तस बनी हुई है? अभी लगभग पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद माननीय दिग्विजय सिंह जी को हमने बीना बुलाया था। वो रिफाइनरी दौरे पे भी गए थे, उनने वहां के लोगों की, किसानों की, सबकी समस्या समझी थी, और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। और पत्र के बाद एक बार पुनः उनने स्मरण पत्र लिखा। अब देखिए कांग्रेस विपक्ष में है, तो कांग्रेस कोई कार्य कर नहीं सकती। केवल किसी कार्य करने के लिए आपको पत्र लिख सकती है, आपसे निवेदन कर सकती है, आग्रह कर सकती है। तो ये काम तो केवल भाजपा कर सकती है, और भाजपा को करना चाहिए। भाजपा इन्हीं कामों को, इन्हीं वादों को लेके सत्ता में आती है, आई है। रिफाइनरी में नो डेवलपमेंट क्षेत्र को लेकर लगातार इन दिनों एक कशमकश की स्थिति बनी हुई है कि वहां पर रिफाइनरी के जो कल कारखाने हैं वो लगातार खुलते जा रहे हैं, नो डेवलपमेंट क्षेत्र में किसान लोगों को जगह नहीं दी जा रही है। लेकिन कांग्रेस किस विषय में पूरी तरीके से शांत बनी हुई है, इसका क्या कारण है? कांग्रेस की कोई समस्या में व्यक्तिगत उस चीज से जुड़ा हुआ हूँ। उस समय हम लोग जो वहां गए थे, वहां 1 किलोमीटर में रिफाइनरी के निषिद्ध क्षेत्र और 5 किलोमीटर बाय एयर था वो नो डेवलपमेंट जोन। तो अभी आप देखेंगे कि रिफाइनरी किसानों को तो एक अपने गाय का टपरा नहीं डालने देती, और खुद
जो उनकी कंपनियां आ रही हैं, जिन्हें रिफाइनरी ने टेंडर दिए हैं, जो रिफाइनरी का विस्तार हो रहा है, उसको लेके काम करने जो कंपनियां आ रही हैं, वो रिफाइनरी की बाउंड्री वाल से लग के बेचिंग प्लांट बना रही है, लगभग 100 200 रूम बना रही है, उनके ठहरने की व्यवस्था कर रही है। कहाँ? रिफाइनरी से लग के उनकी दीवार से 100 मीटर की दूरी पे। और किसानों को आप गांव में उनका मकान नहीं बनाने दे रहे। तो ये हमने लड़ाई लड़ी है, हमने पूर्व मुख्यमंत्री जी को बिना बुलाया है, उनने पत्र भी लिखे हैं। और आगे बढ़ते हैं, आप ये बताइए कि राजनीति में आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? देखिए, राजनीति स्वच्छता की अगर देखें तो देश में सबसे पहले राजीव जी ने की है, तो मैं राजीव गांधी जी को अपना आदर्श मानता हूँ। उनके बाद मेरे जो दादाजी थे स्वर्गीय श्री बद्री प्रसाद बिलगैया, चूंकि मैंने तो उन्हें देखा नहीं, मैं लगभग बहुत छोटा था जब उनका देहावसान हुआ, लेकिन जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ, जिले में जाता हूँ, प्रदेश में जाता हूँ, और उनके जो नाम का प्रभाव मैं देखता हूँ, तो वो एहसास रोंगटे खड़े करने वाला होता है। उनके जो निर्णय जो थे, जब लोग बताते हैं उनके निर्णय लेने की क्षमता, और जो उनके लोगों के लिए किए गए काम, और बहुत ही से ऐसे काम थे जिनसे लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। आप देखिए कि लगभग उन्हें 45 साल हो गए जाते हुए। अभी पिछले साल हमारे मोहल्ले में कौन खत्म हुआ होगा हमें याद नहीं है, लेकिन 45 साल बाद भी उनकी कोई किस्से सुनाता हो है तो वो बहुत अचंभित करने वाली ये बात बिल्कुल सत्य, हमने देखा है उस समय उनका कार्यकाल रहा, लोगों के लिए हर प्रकार से मदद उनके द्वारा की जाती थी। इसीलिए आज भी मतलब जब उनकी पुण्यतिथि या जन्म जयंती आती है तो हमने देखा है कई लोग उसे अपने सोशल मीडिया का युग है उसमें शेयर करते हैं, वायरल ऐसे ऐसे किस्से शेयर करते हैं, वो किए हैं, और ऐसे ऐसे व्यक्तियों ने किए हैं कि वो एक तो एहसास वो रोंगटे खड़े करने वाला होता है, और आज के समय में वो बातें विश्वास करने लायक भी नहीं है। नहीं, पूर्वजों की देन है कि आज आप भी इस मुकाम पे आए हो, आपका परिवार, पूरा बिलगैया परिवार इस मुकाम पे है, ये अच्छी बात है। लेकिन अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कभी कोई ऐसा क्षण आया है क्या जब आपका मन हुआ क्या राजनीति वाजनीति सब बेकार है, छोड़ दो? अब एहसास का तो ऐसा है कि ये जो आजकल जिस स्तर की राजनीति हो रही है, उससे तो मन यही होता है, ये जो सेटिंगबाजी वाली जो राजनीति है, इनसे तो मैं हमेशा दूर ही रहा हूँ और दूर ही रहूंगा। और ये इनके जब क्या है कि एक ना एक दिन पता चली जाता, मैं बोलता हूँ ना कि झूठ की उम्र कम होती है, तो एक ना एक दिन सभी चीजें पता चल जाती, नेताओं को भी पता चल जाती, पत्रकारों को भी पता चल जाती, जनता को भी पता। शायद आपको पता नहीं होगा अभिषेक भाई, हम आपसे एक जानकारी आपकी से साझा कर रहे हैं, हो सकता है आपको याद आ जाए। एक बार हम तत्कालीन विधायक महेश राय जी के अंक वहां पर आप भी हमें बैठे मिल गए थे, आप वहीं वहां बैठे मिले, तब हमने आपसे पूछा था कि क्या बात है, तब आपने बाद में बताया था कि शायद कुछ ऐसा नगर पालिका में कुछ ऐसा वो हुआ था मैटर, जिसको लेके विधायक जी ने हमें बुलाया था। चूंकि विधायक हैं तो उनने हमें बुलाया, हम आए हैं, लेकिन बाद में ये मालूम पड़ा था कि आप पे दबाव डाला गया था, आप पे प्रेशर डाला गया था कि आप नगर पालिका में इस तरीके से विरोध नहीं करो, ऐसा कुछ हुआ था क्या? देखिए, 2 बार ऐसा हुआ है। एक तो सबसे पहले कि जब मैं पार्षद बनने के बाद मैं नगर पालिका जैसे गया, आपको शायद याद होगा, जब उस समय पार्षद पद की शपथ होना थी, तो जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि कांग्रेस का कोई उपाध्यक्ष पद का चुनाव होना था, उपाध्यक्ष पद का कोई कैंडिडेट ही नहीं था। तो मैंने पता किया, तो कांग्रेस के उस समय आपको याद हो शायद 8 पार्षद थे, 8 ही पार्षद थे। तो मैंने चूंकि मैं सबसे छोटा था, तो मैंने सबसे पूछा कि कौन लड़ेगा, तो सभी पार्षदों ने उत्तर दिया कि नहीं नहीं नहीं। तो मैंने 2 मिनट में निर्णय ले लिया कि मैं पार्टी का वफादार कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि कोई पार्टी का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है, इसलिए उपाध्यक्ष का चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। तो मैं चुनाव लड़ गया। उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, शायद उसी समय की बात है कि विधायक जी आए, और उस समय मंत्री थे शायद भूपेंद्र सिंह जी, उन्हें भी आना था। तो उस बीच की बात थी कि वो 10-12 लोग, चूंकि विधायक जी जो बीना के
रहे हैं तो उनका दबाव डालने का जो काम रहता है वो सभी के प्रति रहता है, तो वो सोच रहे थे कि हम पे भी काम आ जाएगा, तो उनने दबाव भी डाला। और वो क्या कहते हैं कि उनने हमें ऑफर भी दिए कि अगर अभी से, क्योंकि परिवार से जुड़े रहे हैं, वो दादाजी के समय से जुड़े, वो भी पूर्व कांग्रेसी हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनने बताया कि आप चुनाव नहीं लड़िए, हम आपके वार्ड में ये करा देंगे वो करा देंगे। तो एक तो नाती में स्वर्गीय श्री बद्री प्रसाद बिलगैया जी का हूँ, तो एक बार जो निर्णय ले लिया उससे पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो वो शायद उसी समय की बात है कि वो दबाव बना रहे थे कि हम चुनाव ना लड़े। रिजल्ट मुझे पता था कि मुझे हारना है। अभी 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 तो ठीक ठाक संबंध है ना महेश राय जी से? संबंध मैं बता रहा हूँ ना कि हमारे किसी से न संबंध खराब है न ज्यादा अच्छे हैं। जो कांग्रेस में है तो वो संबंध हमारे रहेंगे ही, और जो कांग्रेस से भाजपा में चला गया तो उसके बाद जो पूर्व में संबंध रहे होंगे वैसे हम निभाते हैं। चलिए, अब हम आते हैं बीना के विकास को लेकर। अभिषेक भाई, बीना को जिला बनाए जाने के नाम पे हमेशा बीना को ठगा गया है। जब भी बीना को जिला बनाने की बात आई है या आंदोलन हुए हैं तो पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र से भी लगातार वही आवाजें उठने लगती हैं, और इस कारण हमारा बीना जिला नहीं बन पा रहा है। जिला को लेकर आपने, आपकी कांग्रेस पार्टी ने अभी तक क्या किया है? देखिए, सबसे पहले कांग्रेस ने लगभग अप्रैल या मई 1983 में दादाजी उस समय जनपद अध्यक्ष थे, और सबसे पहली जो जिला बनाने के लिए मीटिंग आयोजित की गई थी वो उन्हीं ने करी थी। पूरे जनप्रतिनिधियों को, सभी पार्टियों को साथ में लेके जिला की मांग की थी, और शायद अरविंद भाई के कार्यकाल में ही जिला पुनर्गठन आयोग बना था, बीना को जिला बनाने की ओर अग्रसर जो हुआ था। उसके बाद कांग्रेस की जो प्रोसेस थी, सरकारें बदली, फिर उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, तो बीजेपी को तो अभी तक 20 बार जिला बना देना चाहिए था। आप याद करिए, शिवराज सिंह लगभग 5 बार बीना आ चुके, तो 5 बार बीना को जिला बनाने की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगले महीने ही हम घोषणा करने वाले हैं, शिमला को वो महानगर बनाने वाले हैं। तो केवल झूठ और फरेब की राजनीति भाजपा ने की है, भाजपा के नेताओं ने की है। और अगर बीना की जनता को किसी ने ठगा है, चाहे जिला को लेके या किसी अन्य बात को लेके, तो केवल भाजपा ने। हम आज के साक्षात्कार में अंतिम दौर में चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं वर्तमान में जो पॉलिटिक्स चल रही है। आपको पता, जो कांग्रेस का नेतृत्व संभाले हुए हैं या नेतृत्व चल रहा है, जो पुराना नेतृत्व चला आ रहा है, इस नेतृत्व को क्या बीना की जनता आज भी स्वीकार कर रही है? आपके नजरिए से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी तक जो बीना का नेतृत्व रहा है वो मुझे लगता है कि जनता नकार चुकी, और बीना की जनता ने बार बार ऐसा किया, एक बार नहीं कई बार नकार चुकी है। और मुझे लगता है अब कि बीना में कोई नई लीडरशिप डेवलप होना चाहिए, जिससे जनता के प्रति उसका विश्वास बढ़े। और जनता भी चाहती है कि कोई नई लीडरशिप आगे आए कांग्रेस में, ताकि जनता उस पर विश्वास कर सके। तो नई लीडरशिप लाने के लिए आपने प्रदेश में बड़े नेताओं से कहीं कोई बात की है क्या? जहां जिस नेता से, जिस मंच पे ये बात रखनी थी, हम रख चुके हैं। और मैं मानता हूं कि बीना में केवल हमारा परिवार ही ऐसा है जिसे जनता ने बार बार हर बार चुना है। लगभग आप याद होगा आपको कि हमारे परिवार में 12 से 14 लोग तो पार्षद रह चुके हैं, 3 लोग उपाध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार जनपद अध्यक्ष दादाजी रह चुके हैं। तो मुझे बीना की जनता पे पूरा भरोसा है कि वो जो प्रेम, जो एक अलग प्रेम होता है, वो मुझे बीना की जनता करती हूँ, इसके लिए करती है, मैं उसके लिए उनका बहुत। आप कम शब्दों में बताइएगा, कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जो थी वो दूर हो गई है जनता से, सीधे है अभी वर्तमान में आप क्या मानते हैं? एक कमजोरी कोई भी नहीं, जो जनता से हमारी दूरी थी वो इस संगठन सृजन, जनता से दूरी बड़ी कमजोरी थी। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? झूठ। मीडिया। संगठन में व्यक्तिगत आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं एक कांग्रेस का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, अपनी पोलिंग पे खड़ा होता हूँ, भले ही मुझे पुलिस ले जाए, हर बार ले भी जाती है, आपको पता है, पुलिस ले जाए कुछ भी करे, मैं अपने वार्ड में पोलिंग पे खड़ा रहता हूँ, खड़ा रहूँ। वर्तमान में कोई एक ऐसा नेता जो वर्तमान में, तो हम पुराने नेताओं की बात नहीं कर रहे, जो वर्तमान में राजनीतिक तौर पे आप जिससे प्रभावित हैं? पार्टी जिसको
फ्रंट में लाएगी वो हमारा नेता रहेगा। हमारी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। किसी व्यक्तिगत नेता के नाम समर्थक है, नाम किसी को मानते हैं, हम समर्थक हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। बीना की राजनीति साफ है या समझौते वाली है? अब ये तो आपको ज्यादा उचित इस संबंध में जानकारी मुझे लगता है, और हम दोनों को भी जानकारी है और बीना की जनता को भी जानकारी। अंत में हम आपसे चाहेंगे, एक प्रदेश प्रवक्ता, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते आप बीना क्षेत्र की जनता से या प्रदेश की जनता से हमारे इस मंच के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि सबको राजनीति में इंटरेस्ट भी लेना चाहिए और उसमें आना भी चाहिए, आगे भी आना चाहिए। तो ये थे अभिषेक बिलगैया, जिन्होंने बड़े ही बेबाक और स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि बीना क्षेत्र की जनता को, प्रदेश की जनता को राजनीति से इतर नहीं होना चाहिए, राजनीति में शामिल रहना चाहिए, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को रखना चाहिए। अभिषेक बिलगैया जी आज हमारे स्टूडियो में आए, हमसे खुलकर हर मुद्दे पर बात की। कहीं कोई ऐसा नहीं हमें दिखाई दिया या लगा कि वो कहीं डर रहे हों या किसी दबाव में हों, जो कि उनकी हमेशा से शैली रही है। तो आपने आज के इस पॉडकास्ट को सुना, देखा। यदि आपको यह पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभिषेक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत समय दिया। नमस्कार।